Hello dear student, good afternoon all of you. Today we have to discuss about the radius of hydrogen atom. ये जो टॉपिक है waves from the structure of atom, you can say that this topic is the much important for your upcoming examinations like as JEE entrance examination, medical entrance examination and so on. Okay, so what I want to say that how to calculate the radius of hydrogen atom and what are the benefits of the radius of hydrogen atom. प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग हाइड्रोजन एटम के रेडियस को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों ने इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अदर द कंसेप्ट पढ़े होंगे. बोहर थ्योरी से रिलेटेड है. बोहर ने क्या हुआ था, कौन सी थ्योरी दी थी, किसके बाद कैसे उसने जो है लाइट की नेचर के बारे में बताया था, वो सारी बातें हमने वहां पे पढ़ी है. लेकिन आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है ना बेटा. तो देखो बच्चों क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर हम लोग कंसीडर करते हैं एन न्यूक्लियस ऑफ atom having plus Ze charge and electron are revolving around nucleus having E नेगेटिव चार्ज. क्या कह रहा हूं बच्चों, लेट अस कंसीडर एन एटम ऑफ, ऐसे लिख लीजिएगा इसको, ये अच्छा सेंटेंस हो जाएगा. एन एटम ऑफ न्यूक्लियस या एन न्यूक्लियस ऑफ एटम, बात एक ही है. ठीक है, आगे लिखा हुआ है मैंने, नो प्रॉब्लम्स. लेट अस कंसीडर एन न्यूक्लियस ऑफ एटम हैविंग प्लस Ze चार्ज एंड E नेगेटिव चार्ज, Ze चार्ज एंड E नेगेटिव आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ई नेगेटिव का मीनिंग हो गया कि एंड इलेक्ट्रॉन आर, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग ई नेगेटिव चार्ज. व्हाट आई एम सेइंग दैट सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस एंड अराउंड दिस न्यूक्लियस हैविंग न्यूक्लियस द चार्ज द Ze एंड अराउंड दिस न्यूक्लियस एक इस तरीके से सर्कुलर पाथ है, दैट इज कॉल्ड है ऑर्बिटल. ठीक है ना बेटा. इसको हम लोग ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं. इसको आप लोग बेटा किस नाम से जानते हैं, ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं. अब देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि इस ऑर्बिटल में आप देख रहे हैं, इस ऑर्बिटल में यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है. ठीक है ना. तो E है, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से, देखिए जरा ध्यान से देखो, E नेगेटिव चार्ज को देखो यहां से ये ऐसे घूमा है. ठीक है ना. ये न्यूक्लियस के चारों तरफ आप देख रहे हैं ये E नेगेटिव चार्ज है और इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है प्लस Ze है. ठीक है ना. ये E नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है. अब क्वेश्चन ये है कि जब न्यूक्लियस का चार्ज प्लस Ze है तो ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. व्हाट आई एम सेइंग दैट इफ दिस इज द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, सो इट कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. हम कहेंगे ये यहां से फ्रॉम दिस ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने की टेंडेंसी रखेगा. ठीक है ना. अब जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इसका मीनिंग ये होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस में आ जाएगा. लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में थोड़ी ना होता है. देखा होगा आप लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन कभी भी इस तरीके से न्यूक्लियस में नहीं होता है,
क्योंकि मैंने आपको बताया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी चारों तरफ क्या होता है बेटा, चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। तो इसका भी कुछ एक रीजन है कि भाई क्यों ऐसा ये होता है, ठीक है ना, और क्यों ये कंडीशन ये ऐसा हो रही है। ठीक, चलो बेटा देखिए, अब मैंने कहा कि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ही देखो, अब एक्चुअली जब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इसको खींचना चाहिए, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि न्यूक्लियस में ही जो है इलेक्ट्रॉन को होना पॉसिबल था, लेकिन ऐसा तो जनरली होता नहीं। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है। ये इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस की तरफ को एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो है ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में नहीं गिर पाता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि यहां से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। चलो, अब क्या हुआ कि अब मैंने कहा ठीक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जरा ध्यान से देखिए, ये न्यूक्लियस है, लेकिन ये न्यूक्लियस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लग रहा है, लेकिन ये एक बराबर इक्वल डिस्टेंस से घूम रहा है इसके चारों तरफ। कभी ये अंदर भी नहीं आ रहा है, कभी ये बाहर भी नहीं आ रहा है, कभी अंदर भी नहीं आ रहा है, कभी बाहर भी नहीं आ रहा है। तो दोनों कंडीशन अलग अलग है ना। तो देखो, ठीक है, आपने कहा कि सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक फिक्स डिस्टेंस में लगा रहा हो। देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है बेटा, देखिए ऐसे घूमता है इलेक्ट्रॉन। तो हो सकता है अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं लगा रहा ना, क्योंकि कभी अगर आप बोलेंगे कभी ये अंदर से घूम सकता है, कभी ये थोड़ा बाहर चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, कभी बाहर से फिर अंदर से, अभी टेढ़ा मेढ़ा घूमना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन मैंने आपको बताया ऐसा नहीं होता है बच्चों। ये एक फिक्स डिस्टेंस से जो है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है ना। अब कहने का ये मीनिंग है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना यहां से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है, उतना ही ये न्यूक्लियस एक फोर्स लगाता है, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जितना बाहर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा बच्चों, उतना ही अंदर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगा, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये मीनिंग है कि जितना आप देख रहे हैं बाहर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लग रहा है, लेकिन अंदर से भी उतना ही उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिपेल करने के लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगा, और इस वजह से वो दोनों के दोनों अपने फिक्स बैलेंस में घूमते रहेंगे, ठीक है ना। एक फिक्स डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या करता है बेटा, चक्कर लगाते रहेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है यहां से ये बाहर की तरफ लगेगा, और उतना ही अंदर से क्या हो रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। सो दैट्स वाई आप लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। This electrostatic force governed by Coulomb's law. ये कूलम्स लॉ के द्वारा गवर्न होता है। तो क्या होता है बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? EF इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, EF इक्वल टू आपका हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है, दिख रहा है यहां पे, K इंटू Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, और जिसकी वैल्यू क्या होती है मैं इसके बारे में अभी आपको डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो देखिए आगे देखिए क्या होता है, वेयर K इज इक्वल टू होता है, K की वैल्यू 9.0 इंटू 10 टू द पावर -12 फेरेड मीटर इनवर्स, ठीक है ना बेटा।
तो ये दोनों के दोनों टर्म मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको ध्यान रखना है, और इसकी वैल्यू को हम लोग फिलहाल जब भी डेरिवेशन करेंगे, जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तक हम लोग फिलहाल इसको यूज नहीं करेंगे, जब तक बेटा इसका कोई ना कोई काम नहीं होता। ठीक है, चलिए अब आपको ये समझ में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू हो जाता है mv स्क्वायर अपॉन आर, mv स्क्वायर अपॉन आर। तो जरा देखो बच्चों, मैंने आपको बोला दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर इक्वल। तो देखो यहां पे ये वैल्यू रखता हूं k इंटू Q1 की वैल्यू देखो, यहां से देखो बेटा Q1 का मतलब चार्ज, चार्ज क्या है बेटा, एक चार्ज क्या है ZE, दूसरा Q2 क्या है, E चार्ज है ना, Q1 एंड Q2 आर द चार्ज। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो ZE इंटू E अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, जो इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो गया। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप फिजिक्स में पढ़ेंगे mv स्क्वायर अपॉन आर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। मैंने कहा बोथ फोर्स आर इक्वल बिकॉज ऑफ द, जितना बाहर से सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है उतना ही अंदर से क्या हो रहा है बेटा, उतना ही अंदर से इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। इससे इसको कैंसिल कर दो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन इस m को नीचे ले लो बेटा, RM, ऐसा कर लो, ठीक है ना। वेयर अब देखो v स्क्वायर की वैल्यू आपने यहां से निकाली, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द बोहर, अकॉर्डिंग टू द, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, उन्होंने कहा ओनली दोज ऑर्बिटल आर परमिटेड टू इलेक्ट्रॉन हुज एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ nh अपॉन 2 ठीक है ना। कहने का ये मीनिंग है कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू वही इलेक्ट्रॉन जो है, वही ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को घुमा सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2 के मल्टीपल इंटीग्रल होता है ना। तो यहां पे ये बोहर थ्योरी में दिया गया था, आप लोग जानते हैं। यहां से बेटा v की वैल्यू निकाल दीजिएगा nh अपॉन 2 और mr को नीचे ले जा लो mr, और v स्क्वायर को निकालो बेटा nh अपॉन, देखिए nh अपॉन v स्क्वायर, अगर इसको लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर m स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो ये v स्क्वायर की वैल्यू होगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ऑन इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को इक्वल टू कर दो बेटा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो v स्क्वायर की वैल्यू को जो है एक साथ दो है, दोनों को मिला दीजिएगा। देखिए कैसे होता है, बहुत ही सिंपल टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि काफी आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। आप लोग चाहें तो इसको जो है कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो देखो ये v स्क्वायर, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ कर दीजिएगा बेटा, क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 में क्या लिखा है, देखिए ZE स्क्वायर अपॉन R इंटू m इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए v स्क्वायर सेकेंड वाला क्या है बेटा, n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर 4 स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। दिस इज द वेरी सिंपल टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। यहां से कुछ चीजें कैंसिल कर दो बेटा। अब देखो एक बात आपको और बता देता हूं, चाहे तो आप यहां पे देखिए ना, यहां पे चाहे तो k कांस्टेंट लगा सकते हैं, चाहे तो आप लगा सकते हैं, है ना, k लगा सकते हैं, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है ना। तो k चाहे तो लगा लीजिएगा, नहीं तो फिलहाल लास्ट में वैल्यू भी रख सकते हैं। केमिस्ट्री में जनरली लास्ट में ही रखते हैं, 1/4 एप्सिलॉन 0 होता है इसका जो वैल्यू रखते हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर के नाम से जानते हैं। फिजिक्स में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको पढ़ोगे, इसकी वैल्यू मैंने रखी हुई है, बाद में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से कुछ चीजें कैंसिल करते हैं बच्चों, इससे इसको कैंसिल कर दो, r वाले टर्म से r को कैंसिल कर दो, तो इसको पूरा इधर ले जा लो, क्या हो जाएगा बेटा, देखिए r को बाहर ले लो, r को इधर बाहर ले लो, ये सारा टर्म नीचे ले जा लो,
तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा K इंटू देखिए जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा बहुत ही सिंपल टर्म मैंने आपको बताया है। और यही देखो, यही तो R ऑफ H यही तो एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू देखिए 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर के इंटू जेड। यही तो आपके पास रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम है बेटा, यही तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम है। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल की बात कराइए इसके बारे में। h इज ए प्लैंक कांस्टेंट, और h की वैल्यू क्या होती है बेटा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, एंड द पाई इज द पाई एंड फॉर द वैल्यू m इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg है ना। E इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो किसके इक्विवेलेंट 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। और बेटा देखिए K की वैल्यू मैंने पहले ही बताया था, और मैं यहीं पे लिख देता हूं 9.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 फेरेड मीटर इनवर्स है ना। और Z इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Z इक्वल टू आप देख रहे हैं Z को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो आपके एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल बात मैंने आपको बताई है। तो अब देखिए मैंने कुछ कांस्टेंट, कुछ टर्म की वैल्यू रखी हुई है, कुछ छोड़ा हुआ है। देखिए मैंने सबसे पहले h की वैल्यू रखी हुई है, इसमें 4 तो जानते हैं, पाई की वैल्यू भी आप जानते हैं, m की वैल्यू भी रखी हुई है, e की वैल्यू भी रखी है, k की वैल्यू भी रखी है, z की वैल्यू नहीं रखी है, z बस मैंने लिखा हुआ है। तो जिसकी वैल्यू रखी है उसको अलग करता हूं मैं। इधर देखिए बेटा, तो r ऑफ h इज इक्वल टू हो जाएगा देखिए एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर के इंटू एन स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा जेड। तो ये सारा टर्म की मैंने वैल्यू रखी भी है, तो इसको एक नाम दे दो, इसको बोलो ए नॉट है ना, शॉर्ट में इसको ए नॉट बोल दो। सो आर ऑफ एच इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द फाइनल इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर आप ए नॉट इक्वल टू, देखो बच्चों ए नॉट अगर एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 पाई की वैल्यू 3.14, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ई की वैल्यू, ये सब रखोगे तो ये वैल्यू आता है देखो पिकोमीटर में आता है 52.9 पिकोमीटर, या इसको हम लोग बोलते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम। चाहे तो आप रेडियस ऑफ हाइड्रोजन को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड काई में एंगस्ट्रॉम। चाहे तो आप इससे भी आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। पिकोमीटर में रखोगे तो यहाँ पे पिकोमीटर आ जाएगा। कोई भी आप लोगों को इस बात से कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि कैसे आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। बहुत ही सिंपल टाइप की बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बच्चों। तो ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन के लिए एक बहुत आसान डेरिवेशन इक्वेशन हम लोग कह सकते हैं इसको चाहें तो, और आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा। तो देख लीजिएगा, कोई भी अगर आपको इसमें दिक्कत है तो उसके बारे में हम लोग आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होंगी, इससे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे वो मैं इसके दूसरे लेक्चर में इसमें अपडेट करूंगा। दूसरे लेक्चर में बेटा मैं जो है इसमें डालूंगा। ठीक है ना। फिलहाल मैंने इसमें जो है जो भी बातें हैं मैंने इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बता दी है, और आप इस पे जो है सारे जो है इस कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, आप पढ़ सकते हैं। और इससे लास्ट कंक्लूजन क्या निकला, आर एच इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम भी बढ़ता रहेगा। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड प्यारे बच्चों जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आएंगी मैं उसको दूसरे लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल के लिए थैंक यू। ओके।